गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग एक नए पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं। नए पेपर का नया टॉपिक है। पेपर जो है ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर होता है जनरली हम लोग को बीकॉम में पढ़ने के लिए मिलता है। इसके अलावा हम लोग एमकॉम में देखते हैं कि ये पेपर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। बीकॉम और एमकॉम के अलावा ये जो पेपर है जनरली हम लोग को सीए और सीएमए वाले कोर्स में भी मिलता है। सीए सीएमए वाले कोर्स में पढ़ना होता है। इसके अलावे नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम होता है, नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है, वहाँ पर भी ये टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। तो ये मतलब अगर हम लोग एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर तो ये इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ साथ नेट और जेआरएफ का अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया जो फाइनेंस या अकाउंट्स से रिलेटेड हो, वहाँ पर भी जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन हम लोग को मिलता है। तो ये टॉपिक ऑब्वियसली हमारे लिए इम्पोर्टेंट टाइप का हो जाता है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हम लोग ये जो पेपर है इसके बारे में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। अगर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट टर्म को समझने का कोशिश करें तो यहाँ पे मेनली हम लोग को दो टर्म दिख रहा है, एक फाइनेंशियल, दूसरा मैनेजमेंट। जब हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं ना, मैनेजमेंट कहीं पर भी हो, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो, जनरल मैनेजमेंट हो, परचेज का मैनेजमेंट हो, सेल्स का मैनेजमेंट हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, तो जनरली जहाँ पर भी हम लोग मैनेजमेंट का बात करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का बात करते हैं, किसी चीज़ के प्लानिंग का हम लोग बात करते हैं, किसी चीज़ के प्लानिंग का बात करते हैं, किसी चीज़ के कंट्रोल का बात करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का बात करते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग जब इस पेपर को पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा यहाँ पर भी हम किसी चीज़ के प्लानिंग का बात कर रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ है जिसको कंट्रोल करने का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग फाइनेंस को मैनेज करने का बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हम लोग मेनली पढ़ते हैं, जब हम लोग इस पेपर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसके कंसेप्ट को धीरे धीरे समझेंगे, तो हम लोग को ये पता चलेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली जो हम लोग को पढ़ना है ना, ये है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस या मैनेजमेंट ऑफ फंड, ठीक है। फाइनेंस हम लोग बोल सकते हैं, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। मतलब फाइनेंस के मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे फाइनेंस को मैनेज करने का मतलब ये है कि अगर हम लोग, अच्छा इससे पहले हम एक चीज़ ये बता दें, ये जो पेपर है ना, इसको पढ़ते टाइम हम लोग सब कुछ एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। बड़े ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब ये हो गया कोई बड़ी कंपनी, ठीक है, एक बड़े कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सब चीज़ समझने का कोशिश करेंगे, सो डैट सब कुछ हम लोग को ईजिली समझ में आए, ठीक है। बट ऐसा है नहीं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ज़रूरत है या नीड है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में भी इसका नीड होता है, इसका इंपॉर्टेंस होता है। इसके अलावा जो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी इसका ज़रूरत होता है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको हम लोग एनपीओ बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंसेप्ट का ज़रूरत होता है। बट इस पेपर को ईजिली समझने के लिए हम लोग सब कुछ एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस का क्या रोल रहता है, ठीक है, सो डैट हम लोग को सब कुछ इजीली समझ में आए। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये हम यहाँ पे फाइनेंस को मैनेज करने का बात करते हैं। फाइनेंस को मैनेज करने का मतलब ये हो गया, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस कहाँ से आएगा, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा, फिर उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा, ठीक है, पैसा या तो फंड जो हमारा है कहाँ से आएगा, ठीक है, हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पे इसको इन्वेस्ट करना है, फंड को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इन्वेस्ट करना है। इसके अलावे जो हमारा फंड है, ठीक है, इसमें हम लोग को मेनली यही दो चीज़ होता है, पैसा कहाँ से लाना है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इसके साथ साथ हम लोग एक चीज़ के बारे में यहाँ पे और पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का जो डिसीजन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, पैसा कहाँ से लाना है, फंड कहाँ से लाना है, कहाँ पे फंड को इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ कुछ और नहीं बल्कि मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस ही है, ठीक है। और यही सब चीज़ के बारे में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले पेपर में पढ़ते हैं। अभी हम लोग इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए सीए इंटर का जो मटेरियल है उसको हम लोग रिफर करेंगे, वहाँ से हम लोग इसके कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। ये सीए इंटर का मटेरियल है, ये जो पेपर है, ये जो पीडीएफ है, हम अपने टेलीग्राम
चैनल में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इस पेपर से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं क्या हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला क्या ये बोल रहा है, व्हेन अ न्यू बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, अगर हम कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अन एंटरप्रेन्योर गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर हम कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो हमारा ओनर है बिजनेस का, उसको कुछ इस टाइप का डिसीजन लेना होता है। सबसे पहले क्या डिसीजन लेना होता है, डिसाइड विच एसेट टू बाय, ठीक है, कौन कौन सा एसेट हमको बाय करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, कौन कौन सा एसेट हमारे बिजनेस में चाहिए, जैसे मशीन, इक्विपमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ जो हमारे बिजनेस में चाहिए। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना टोटल पैसा चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सा एसेट हम लोग को चाहिए, व्हाट आर द एसेट विच रिक्वायर्ड फॉर आवर बिजनेस, ठीक है। हम लोग सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो हम लोग डिसाइड कर लें कौन कौन सा एसेट चाहिए, फिर उसके लिए कितना का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्या हमारा कॉस्ट आने वाला है उस बिजनेस का, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद ये पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, ये हम लोग को पता चल गया कौन कौन सा एसेट खरीदना है, ठीक है, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसके बाद कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग को एक चीज और पता करना होता है, अपार्ट फ्रॉम बाइंग द एसेट्स, द एंटरप्रेन्योर वुड नीड टू डिटरमाइन हाउ मच कैश ही वुड नीड टू रन द डेली ऑपरेशन, ठीक है, कितना कौन सा एसेट चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना है। इसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर जो है उसको ये चीज़ भी पता करना होता है कि कितना उसको कैश चाहिए जिससे अपने वो बिजनेस को रन कर पाए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गया। उसके बाद जो मेन चौथा हमारा स्टेज होता है, फोर्थ स्टेज, यहाँ पर ये चीज़ डिसाइड करना होता है कि हम लोग ये सब चीज़ तो चलो ठीक है, कौन कौन सा एसेट चाहिए, कितना का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना कैश चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग पता कर लें, डिसाइड कर लें, ठीक है, ये सब डिसीजन ले लें। इसके बाद जो हमारा एक डिसीजन लेना होता है वो ये होता है कि ये सब पैसा कहाँ से आएगा, जो हम लोग फंड का हमारा रिक्वायरमेंट है, ये कहाँ से आएगा, कहाँ से हम लोग अपने बिजनेस को फाइनेंस करेंगे। द नेक्स्ट स्टेज इज टू डिसाइड व्हाट ऑल सोर्सेज डज द एंटरप्रेन्योर नीड टू टैप टू फाइनेंस द टोटल इन्वेस्टमेंट, जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको फाइनेंस कहाँ से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है, कहाँ से हम पैसा लाएंगे। तो इसके लिए जनरली हमारा क्या हो जाता है, कहाँ से पैसा आएगा, शेयर कैपिटल से, या तो हम कोई डिवेंचर इशू कर सकते हैं, बोरोविंग कर सकते हैं बैंक वगैरह से, ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा सोर्सेस होता है जहाँ से हम लोग फाइनेंस को ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम लोग इसी बुक में पढ़ें, वाइल डिसाइडिंग हाउ मच टू टेक फ्रॉम इच सोर्सेज द इंटरप्रेन्योर वुड कीप इन माइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कितना पैसा हम लोग किस सोर्स से लेंगे, इससे पहले जो इंटरप्रेन्योर है, जो इन्वेस्टर है, वो ये भी चीज अपने दिमाग में रखेगा कि क्या हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आने वाला है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहने का मतलब हो गया जो हम लोग फाइनेंस अपने बिजनेस में ला रहे हैं उसको यूज करने के लिए हमारा क्या कॉस्ट आएगा। जैसे अगर हम कैपिटल शेयर इशू किए, शेयर के- से शेयर इशू करके हम शेयर कैपिटल अपने बिजनेस में लेते हैं, तो फिर शेयर होल्डर जो उसको तो डिविडेंड्स वगैरह देना पड़ेगा, वो क्या है, हमारे बिजनेस का कॉस्ट है। बैंक से लोन ले लिए, बैंक वाले को इंटरेस्ट देना है, तो जो हम लोग इंटरेस्ट बैंक वाले को देंगे ना, वो हमारा कुछ नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आगे अगर हम लोग यहाँ पे रीड करें तो क्या बोला गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद इफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। इफिशिएंट एक्विजिशन कहने का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारा मेनली किस चीज़ से कंसर्न है, एफिशिएंट एक्विजिशन। एक्विजिशन कहने का मतलब एक्विजिशन ऑफ फंड, कहाँ से हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, इसको एक्वायर करने से रिलेटेड है, ठीक है। एंड एलोकेशन ऑफ फंड, जो हमारे बिजनेस में पैसा आ गया उसको कहाँ पे एलोकेट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये सब जो हमारा डिसीजन है ना, ये हम लोग मेनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेते हैं। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग डिसीजन लेते हैं ना, फोकस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू एड्रेस द थ्री मेजर फाइनेंशियल डिसीजन एरियाज, ठीक है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग को डिसीजन लेना होता है, इसको मेनली हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा है, एनी बिजनेस एंटरप्रेन्योर रिक्वायर मनी एंड द थ्री की क्वेश्चन बीइंग इक्वायर्ड इनटू वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से मनी आएगा।
तो ये हमारा जो ये डिसीजन लेना होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंस कहाँ से आएगा। दूसरा, फाइनेंस आ गया, उसके बाद उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, मतलब ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और तीसरा जो होता है ये हमारा होता है हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट एमोंग शेयर होल्डर्स टू कीप देम सेटिस्फाइड, जो हमारे बिजनेस में पैसा लेते आए हैं, उसको इन्वेस्ट किए, उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग अर्न किए होंगे, तो जो अर्न करके हमारा अर्निंग हुआ हमारे बिजनेस का, उसको शेयर होल्डर में कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दें जिससे हमारा शेयर होल्डर खुश रहे। तो ये जो हमारा डिसीजन होता है ना, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। मेनली जो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हम लोग को डिसीजन लेना होता है, ये होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। मेनली 3 डिसीजन हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेना होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या समझे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है बेसिकली ये मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फाइनेंस को मैनेज करने का बात करते हैं। फाइनेंस को मैनेज करने का मतलब हो गया कि हमारे बिजनेस में कहाँ से पैसा आएगा, मतलब फाइनेंशियल डिसीजन का बात करते हैं। कहाँ पे पैसा को इन्वेस्ट करना है, फंड को इन्वेस्ट करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये डिसीजन हो गया। शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमारा डिविडेंड डिसीजन हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आगे जो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये मैनेजमेंट का वो एक्टिविटी है, ये मैनेजमेंट का वो पार्ट है, वो मैनेजरियल एक्टिविटी है विच इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजमेंट का वो पार्ट है जिसमें हम लोग फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लान करने का बात करते हैं, उसको कंट्रोल करने का बात करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स इट इज द कंसर्न विद एक्वायरिंग, फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग एसेट टू accomplish द ओवरऑल गोल ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेज। ठीक है, इंटरप्राइजेज का जो हमारा ओवरऑल जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए बेसिकली हम लोग ये सब कुछ करते हैं। और जो बिजनेस इंटरप्राइजेज का मेन गोल होता है ना, मेन जो फर्म का गोल होता है ये होता है शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता है, फर्म का क्या हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या बोला गया, एक नीचे डिफिनेशन दिया हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, coordinating and controlling all the activities relating to acquisition and application of financial resources। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है ये मेनली क्या क्या इसमें कंप्राइज होता है, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, वो सब एक्टिविटी जो हमारा एक्विजिशन, एक्विजिशन कहने का मतलब फाइनेंस का एक्विजिशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करना, और फाइनेंशियल एसेट के एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, वो सब एक्टिविटीज हमारा यहाँ पे कवर होता है। आगे एक डिफिनेशन दिया गया है जिसमें बोल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजरियल डिसीजन that result in the acquisition and financing of short term and long term credits for the firm। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग फाइनेंस को मैनेज करने का बात करते हैं। ठीक है, फाइनेंस को मैनेज करने का मतलब हो गया फाइनेंस को एक्वायर करना, फाइनेंस को एक्वायर कर लें उसके बाद उसका एप्लीकेशन का बात। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग मेनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं। आगे यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, एज सच इट डील्स मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द सिचुएशन दैट रिक्वायर सेलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक एसेट और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट। ठीक है, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ये बेसिकली किस चीज में डील करता है, सेलेक्शन करने का। हम लोग यहाँ पे सेलेक्शन का बात करते हैं, सेलेक्शन का डिसीजन लेते हैं। सेलेक्शन का जब हम लोग बात करते हैं ना तो कब करते हैं, जब हम लोग चॉइस का बात कब करते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग सिलेक्शन का बात करते हैं, कौन सा एसेट में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमारा अच्छा रिटर्न आए, अच्छा हमारा फर्म का ग्रोथ हो, हमारे बिजनेस का ग्रोथ हो। ठीक है, वही लाइन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ साइज एंड ग्रोथ ऑफ एन इंटरप्राइजेज। ठीक है, द एनालिसिस ऑफ दिस डिसीजन, इस टाइप का अगर जब हम लोग को डिसीजन लेना होता है, इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। ठीक है,
इस टाइप का डिसीजन जो हम लोग लेते हैं ये किस चीज़ पे बेस्ड कैसे लेते हैं, हमारा उस एसेट में क्या एक्सपेक्टेड इनफ्लो होगा और क्या हमारा एक्सपेक्टेड आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो ऑफ फंड। ठीक है, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा, ये सब चीज़ के बेसिस पे हम लोग इस टाइप का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया देयर आर टू बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला होता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूज ऑफ दिस फंड टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन टू बेसिक एस्पेक्ट होता है, टू बेसिक मेन एस्पेक्ट जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये होता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, पैसा कहाँ से लाना है और उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब अगर हम लोग जब प्रोक्यूरमेंट का बात करते हैं तो हम बिजनेस में पैसा कहाँ से प्रोक्यूर कर सकते हैं। प्रोक्यूरमेंट कहने का मतलब ये कहाँ से पैसा ला सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमारा एक तो सोर्स हो जाता है ओनर्स कैपिटल, ओनर्स फंड, या तो ओनर्स कैपिटल या तो शेयर होल्डर फंड जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, शेयर इशू कर देते हैं, वहां से पैसा लेते आते हैं शेयर होल्डर से। ठीक है, दूसरा डिवेंचर एंड बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, हायर परचेज के थ्रू हम फंड ला सकते हैं, लीजिंग के थ्रू ला सकते हैं। ये सब क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंगल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल, कमर्शियल बैंक जो है वहां से हम लोग अपने बिजनेस में फंड ला सकते हैं, फंड को प्रोक्यूर कर सकते हैं। अब ये जो सारा हमारा सोर्स है ना, डिवेंचर हो गया, ओनर्स फंड हो गया, ठीक है, मतलब कि शेयर होल्डर फंड हो गया। ठीक है, सबका अपना अपना एडवांटेज है, सबका अपना अपना डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो हम लोग को सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है अपने बिजनेस में। ठीक है, हमारे बिजनेस का रिस्क भी कम हो, ठीक है, कॉस्ट भी कम है। जहाँ पे जहाँ पे हमारा रिस्क कम होता है वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होता है। रिस्क कहने का मतलब हम लोग को टाइमली उसको पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है, या तो टाइमली पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। ये तो बिजनेस के लिए एक रिस्क है ना। अगर अर्निंग नहीं हुआ तो इंटरेस्ट कहाँ से पेड करेगा। हम डिवेंचर्स इशू करके पैसा लेते हैं बिजनेस में, ठीक है, अब डिवेंचर होल्डर को तो टाइमली पेड करना पड़ेगा। तो टाइमली जो उसको पेड करना है इंटरेस्ट, ये हमारे बिजनेस के लिए एक टाइप का रिस्क है। ठीक है, लेट्स डिस्कस द सम ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, नीचे दिया हुआ है। सबसे पहला हम लोग इक्विटी से ला सकते हैं। इक्विटी, द फंड रेज्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर द बेस्ट फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। जो हम लोग इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा लाते हैं बिजनेस में, फंड लाते हैं, इसको बेस्ट सोर्स माना जाता है फ्रॉम रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। रिस्क इसमें हमारा बहुत कम है। रिस्क कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम लोग को रीपेमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल का नहीं करना है जब तक हमारा बिजनेस बंद ना हो जाए। ठीक है, सिंस देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रीपेमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल एक्सेप्ट व्हेन द फर्म इज अंडर लिक्विडेशन फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हाउएवर इक्विटी कैपिटल इज यूजुअली द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, अगर हम लोग रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे बेस्ट हमारा सोर्स होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। बट कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड होता है। ठीक है, क्यों सबसे ज़्यादा कॉस्टली फंड होता है ये सब हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर जो होता है हमारा, ये कंपैरेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फंड होता है। कंपैरेटिवली चीपर मतलब कंपेयर टू इक्विटी। ठीक है, कंपेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें हमारा कॉस्ट कम आता है। ठीक है, अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं, डिबेंचर के थ्रू अपने बिजनेस में पैसा लाते हैं, तो हम लोग का कॉस्ट कम आता है, बट यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। रिस्क कहने का मतलब उसको टाइमली पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ। इसके अलावा हम लोग बैंक से फंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बैंक जो आज के डेट में फंड देता है, ठीक है, ये मेनली दो टाइप का फंडिंग होता है। एक हमारा हो गया फंड बेस्ड और दूसरा नॉन फंड बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स आर एज फॉलो। ठीक है, दो टाइप का हमारा लैंडिंग सर्विसेज जनरली बैंक आज के डेट में प्रोवाइड करता है। एक फंड बेस्ड और दूसरा नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड कहने का मतलब हो गया जहाँ पे बैंक हम लोग को फंड दे दिया, तुम पैसा ले लो, जो खरीदना है खरीद लो। ठीक है, तो उसमें हमारा आ गया कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, हमारे खाते में कम पैसा ज़्यादा निकाल लें। टर्म लोन, बैंक हमको लोन दे दिया, 5 साल के बाद पैसा पेड करना। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब केस में बैंक हम लोग को पैसा दे दे रहा है, फंड दे दे रहा है। बिल परचेजिंग या डिस्काउंटिंग, बिल परचेजिंग या डिस्काउंटिंग करने का मतलब जो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा लेते हैं। हम दिए थे किसी को, सेल किए थे गुड्स, ठीक है, वो हमको 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, 3 महीना के बाद वो हमारा रीपेबल है, पेमेंट हमको उसका मिलने वाला है। बैंक के पास हम गए, 10,000 का ये बिल ऑफ एक्सचेंज था। बैंक के पास गए, बैंक को बोले अभी हमको पैसा का जरूरत है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसा मिलेगा लेकिन 3 महीना के बाद। बैंक बोला दे देंगे पैसा लेकिन भी 9500 देंगे। ठीक है, 500 का हम डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप का सर्विसेज में क्या हो रहा है, बैंक हम लोग को पैसा दे दे रहा है, फंड दे दे रहा है। ठीक है, तो ये भी जो हमारा होता है एक टाइप का
बिल डिस्काउंटिंग जो होता है ये फंड बेस्ड सर्विसेज है। नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज में बेसिकली ये होता है जहाँ पे बैंक हम लोग को पैसा नहीं देता है, ठीक है, बट वहाँ उसके थ्रू हम लोग अपने बिजनेस में फंड ला सकते हैं। जैसे बैंक किसी को गारंटी दे दिया, ठीक है, कोई जो मेरा वेंडर है जहाँ से हम लोग गुड्स खरीदने वाले हैं, एसेट खरीदने वाले हैं, बैंक उसको गारंटी दे दिया। तो बैंक यहाँ पे पैसा हम लोग को कहाँ दिया, फंड कहाँ दिया, वो केवल गारंटी दे दे रहा है, लेकिन बैंक गारंटी दिया है, इसके कारण हम लोग को वो एसेट वहाँ से मिल जाएगा, हमारे वेंडर से मिल जाएगा। तो इस टाइप का जो सर्विसेज होता है ना, इसको बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को फंड बैंक नहीं देता है, एक गारंटी दे दिया, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें भी उसी टाइप का केस होता है। ये सब चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज बता दें, ठीक है, कि मेनली अभी हम लोग क्या एक चीज समझे थे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग को 3 टाइप का डिसीजन लेना होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग को मेनली 3 टाइप का डिसीजन लेना होता है। एक हमारा हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा हमारा हो गया इन्वेस्टिंग डिसीजन। और तीसरा जो हम लोग को लेना होता है ये होता है डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब बिजनेस में कहाँ से पैसा आएगा। इसके लिए जनरली हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिस फंड से हमारा, जिस सोर्स से हमारा कॉस्ट कम आएगा, जहाँ से हमारा कम लिवरेज होगा हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, वहाँ से हम लोग पैसा लाते हैं। तो मेनली फाइनेंसिंग डिसीजन को लेने के लिए जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं ना, ये हमारा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सीओसी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग निकालते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, लिवरेज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सब जो कुछ टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग फाइनेंसिंग का से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जब हम लोग को डिसीजन लेना होता है, इन्वेस्टिंग मतलब कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना, तो यहाँ पे 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। एक हो गया लॉन्ग टर्म रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और दूसरा हमारा हो गया शॉर्ट टर्म रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम लोग को लेना होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग का एक टेक्निक होता है जो हम लोग को हेल्प करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने में, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हम लोग को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, इस टाइप के डिसीजन को लेने में कैपिटल बजटिंग का जो टेक्निक होता है हम लोग को हेल्प करता है। उसी तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब हम लोग को लेना होता है, तो हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डिविडेंड डिसीजन में हम लोग कुछ यहाँ पर भी थ्योरीज वगैरह होता है जिसके बेसिस पे हम लोग डिविडेंड डिसीजन लेते हैं। तो कुछ ये सब ओवरऑल टेक्निक्स है जो हम लोग आगे हम लोग को यही सब चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, कैपिटल बजटिंग, ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग फाइनेंस के फंक्शंस को बात करें या फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन का बात करें, तो फाइनेंस से रिलेटेड मेनली हम लोग को 3 डिसीजन लेना होता था, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमारा मेन फोकस होता है ना, ये होता है अपने फर्म के वैल्यू को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना। वैल्यू ऑफ फर्म मतलब, वैल्यू ऑफ फर्म कहने का मतलब यहाँ पे है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कंपनी। उसका वैल्यू बढ़ाना, ठीक है, उसका वैल्यू बढ़ाना। उसका वैल्यू कैसे निकलता है, फर्म का वैल्यू जो निकलता है वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, हमारे बिजनेस में कितना नंबर ऑफ शेयर्स है और उसका क्या मार्केट वैल्यू है। तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या बढ़ाना पड़ेगा, अपने नंबर ऑफ शेयर्स तो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो हम लोग मेन हमारा जो फोकस होता है ये होता है क्या हम लोग करें जिससे हमारे शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़े। जब हमारे बिजनेस का मार्केट वैल्यू बढ़ेगा ना, तो ऑब्वियसली हमारे फर्म का वैल्यू बढ़ जाएगा, हमारा फर्म का जो वैल्यूएशन होगा ये हाई होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग को डिसीजन लेना होता है, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना होता है या फाइनेंस से रिलेटेड जो फंक्शंस होता है, इसको मेनली हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस फंक्शंस या फाइनेंस डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हम लोग को क्या लेना होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब सेलेक्शन ऑफ एसेट, कौन सा एसेट सेलेक्ट करें, किस में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। सेलेक्शन ऑफ एसेट इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म, ठीक है। किस एसेट को सेलेक्ट करें, कहाँ पे हम फंड अपना इन्वेस्ट करें, ठीक है। ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कहाँ से फंड को एक्वायर करें, एक्वायरिंग द ऑप्टिमम फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम लोग को जो लेना होता है लॉन्ग टर्म में, ये होता है डिविडेंड डिसीजन,
ठीक है। डिविडेंड डिसीजन मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ हाउ मच एंड हाउ फ्रीक्वेंटली कैश कैन बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कितना डिविडेंड हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, कितना कितना दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये सब कुछ। ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा हो गया, ये पहला लॉन्ग टर्म फाइनेंस फाइनेंस डिसीजन हो गया, दूसरा हो गया शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीजन। शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीजन में हम लोग क्या करते हैं, जनरली शॉर्ट टर्म फाइनेंस डिसीजन आर reduced to management are reduced to management of current asset and current liability। जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है, शॉर्ट टर्म में जो हम लोग डिसीजन लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का बात हम लोग करते हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस क्या होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को रिड्यूस करना। ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन में मेन हम लोग को क्या डिसीजन लेना होता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, मतलब कम से कम हमारा बिजनेस में करंट एसेट हो, करंट लायबिलिटी हो। ठीक है। अब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों नीड है, क्या इसका ज़रूरत है। तो अभी तक जो हम लोग कंसेप्ट समझे ना, उससे तो ये हम लोग को पता चल चुका होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ज़रूरत है। ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका ज़रूरत होता है। ठीक है, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, अच्छा एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ, मनी इज टू अन इंटरप्राइजेज व्हाट ऑयल इज टू अन इंजन। मनी जो होता है ना, एक इंटरप्राइजेज के लिए उस टाइप से होता है जिस टाइप से ऑयल होता है एक इंजन के लिए। यहाँ पर मनी को हम लोग कभी कभी ब्लड ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। बिजनेस के लिए एक ब्लड का काम करता है मनी। ठीक है। नो बिजनेस इंटरप्राइजेज कैन रीच at its full potential for growth and success without proper administration of finance। बिना फाइनेंस को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू प्रॉपरली मैनेज किए बिना कोई भी बिजनेस जो होता है अपने फुल पोटेंशियल फुल ग्रोथ पे नहीं पहुंच सकता है, ऑब्वियसली। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, इन्वेस्टिंग। जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये मेनली क्या है, प्लानिंग, प्लानिंग इन्वेस्टमेंट, फंडिंग द इन्वेस्टमेंट, monitoring expenses against the budget एंड मैनेजिंग द गेन्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये ऑल अबाउट, ये मेनली क्या है, इन्वेस्टमेंट को प्लान करना, इन फंडिंग द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को फंड करना, मॉनिटरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस को मॉनिटर करना कि हमारा जो बजट बना हुआ है उसी के बेसिस पे सब कुछ चल रहा है या नहीं। ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटेड टू अन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस। वही चीज़ हम लोग पढ़े थे। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ये बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैटर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस। एक बिजनेस का, एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मैटर है सबको मैनेज करना, मतलब मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। ठीक है। आगे क्या बोला गया, नीचे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, जहां से हम लोग इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। पहला, टेकिंग केयर नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट। हम लोग को फिक्स एसेट में ज़्यादा भी इन्वेस्ट नहीं करना है। बैलेंसिंग कैश आउटफ्लो विद कैश इनफ्लो, हमारा आउटफ्लो इनफ्लो दोनों बैलेंस हो। ठीक है। इंश्योरिंग डेट देर इज अ सफिशियंट लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारा सफिशियंट होना चाहिए जिससे हमारा डे टू डे ऑपरेशन इफेक्टेड ना हो। ठीक है, अफेक्टेड ना हो जाए, कम हो, जिससे दिक्कत होगा। सेटिंग गोल, सेटिंग सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू हमारा क्या है, इसको सेट करना, उसके टारगेट को सेट करना। इंक्रीजिंग ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेटिंग द करेक्ट प्राइसिंग फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज। कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बाय फाइंडिंग मोर कॉस्ट वेज ऑफ रनिंग डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, हमारा जो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो है इसको कंट्रोल करना कैसे, बाय फाइंडिंग मोर कॉस्ट इफिशिएंट वे। ठीक है, जो हमारा अच्छा से अच्छा कॉस्ट इफिशिएंट वे है, तरीका है, ठीक है, मेथड है, उस तरह से हम लोग अपना जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को करेंगे जिससे हमारा कॉस्ट कंट्रोल होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, टैक्स प्लानिंग that will minimize the taxes tax the tax of a business। ठीक है, that business has to pay। ठीक है, टैक्स प्लानिंग का भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सब कारण से हमारा, ये सब हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है। आगे अगर हम लोग स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात करें, स्कोप मतलब क्या हमारा, क्या कुछ हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर होता है, क्या हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या बोला गया, ठीक है, फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर टेकन अप इन डिटेल अंडर द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करते हैं। क्या क्या बोल रहा है, पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ हर इंटरप्राइजेज एंड डिटर्मिनेशन
डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ, हमारे बिजनेस का क्या साइज होगा, ठीक है, क्या हमारा बिजनेस का ग्रोथ रेट होगा, ये सब चीज़ को हम लोग डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ एसेट ऑफ एन इंटरप्राइजेस, क्या क्या हमारे बिजनेस का एसेट होगा, ठीक है, ये सब चीज़ के ये सब के डिटर्मिनेशन का हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। डिटर्मिनेशन द मिक्स ऑफ इंटरप्राइजेज फाइनेंसिंग, हमारे बिजनेस का जो फाइनेंसिंग होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से फाइनेंस ला सकते हैं, शेयर से ला सकते हैं, डिवेंचर से ला सकते हैं, बॉन्ड से ला सकते हैं, लोन से ला सकते हैं, तो इसका क्या मिक्स होना चाहिए, कितना कितना कहाँ से लेना लाना चाहिए पैसा, ठीक है, वही है हमारा डिटर्मिनेशन द मिक्स ऑफ एन इंटरप्राइजेज फाइनेंसिंग, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ लेवल ऑफ डेट टू इक्विटी, हमारा क्या डेट होना चाहिए, क्या इक्विटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द इंटरप्राइजेज, ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करते हैं, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप है, ठीक है। नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, अन ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू, क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन टारगेट होता है ना, ये होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर्स वैल्यू। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर्स वैल्यू क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन टारगेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्म का वैल्यू बढ़ाना, फर्म का वैल्यूएशन को हाई करना। इसके लिए इसको मेनली 3 टाइप का डिसीजन लेना होता है, पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टिंग डिसीजन और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। और ये जो हमारा है फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, ये सब को लेने के बाद जो हमारे बिजनेस का रिटर्न आ रहा है और रिस्क जो है, ये दोनों, जो हमारा रिस्क है या रिटर्न है, ये दोनों एक दूसरे को ट्रेड ऑफ करना चाहिए, ठीक है, कंपनसेट करना चाहिए। तो ये हमारा एक पिक्चर बना हुआ है जिससे हम लोग ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसको समझ सकते हैं। आगे बोला गया ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्वियसली जो अभी हम लोग पढ़े थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है आज के डेट में, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर प्राइस, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू, ठीक है, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, इसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पहले जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लीडर्स होते थे, उनका ये मानना था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, बट आज के डेट में मेन ऑब्जेक्ट जो होता है, ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। वी एज्यूम टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर इलोबरेट डिस्कशन, ठीक है, दीज आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा नीचे में होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। इट हैज बीन ट्रेडिशनली बीन आर्ग्यूड दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट, ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता था कि एक कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ना, ये प्रॉफिट को अर्न करना होता है। हैंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आल्सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता था, जो मेन ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, ऐसा पहले माना जाता था। दिस इम्प्लाइज दैट द फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक डिसीजन इन अ मैनर सो दैट प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न आर मैक्सिमाइज्ड, ठीक है, इसीलिए फाइनेंस मैनेजर को जो डिसीजन लेता है, वो इस तरह से लेना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो पाए। ईच अल्टरनेटिव देयरफॉर इज टू बी सीन एज वेदर और नॉट गिव मैक्सिमम प्रॉफिट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 2-4 ऑप्शन है, तो हम लोग ये देखेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, उस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। 2-4 ऑप्शन कहने का मतलब हो गया 2-4 जगह पे पैसा लगाने का ऑप्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। हाउएवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कांट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी, it is at best a limited objective. If the profit is given undue importance, a number of problem can arise. Some of these has been discussed below, ठीक है, हम लोग प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, ऑब्वियसली इसको तो इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट का जो टर्म है, ये हमारा वैक्यू होता है, इट डजंट क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली इट मीन, प्रॉफिट का मतलब क्या है, कितना प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट, ये क्लियर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज़ टू बी अटेम्प्ट विद अ रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है, जब हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, तो हमारा बिजनेस का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ नीचे पॉइंट दिया हुआ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव टू नैरो, ठीक है, तो ये सब कुछ इसके
इस जो हमारा ये थ्योरी है, ये कंसेप्ट है, इसका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। आज के डेट में जो हमारा ऑब्जेक्ट माना जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले वैल्यू या तो वेल्थ को अगर हम लोग डिफाइन करें, ठीक है, तो वेल्थ कहने का मतलब हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, जो हम लोग को बेनिफिट मिलने वाला है, बेनिफिट इन फ्यूचर मिलने वाला है बिजनेस से, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। जो हमारा कॉस्ट बिजनेस में लगने वाला है, हो सकता है कुछ कॉस्ट आज लगेगा, कुछ 5 साल के बाद लगेगा, कुछ 7 साल के बाद लगने वाला है, तो सबका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, और दोनों का डिफरेंस जो होता है ये हमारा बेसिकली होता है वेल्थ। it is it is important that benefits measured by the finance manager are in the terms of cash flow। जो कैश फ्लो होता है ना, इस पे ज्यादा फोकस दिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है, कैश फ्लो पे हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। फाइनेंस मैनेजर शुड emphasis on the cash flow for investment और फाइनेंसिंग डिसीजन, नॉट ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके हम लोग को इस चीज़ पे इंपॉर्टेंस देना चाहिए, कैश का फ्लो क्या, नेट में कैश आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट हाई दिख रहा है, बट एक्चुअल में कैश फ्लो आया ही नहीं बिजनेस में, ठीक है। तो हम लोग को ये सब चीज़ के बारे में समझना होता है। द शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल होल्ड्स दैट प्राइमरी गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स मार्केट वैल्यू। यहाँ पे ये बोल रहा है शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का जो मॉडल है, ठीक है, जो हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बताता है, ये होल्ड करता है, ये इस चीज पे फोकस करता है कि प्राइमरी गोल जो हमारा होगा ना फर्म का, इज टू मैक्सिमाइज इट्स मार्केट वैल्यू। जो हमारा फर्म का प्राइमरी गोल होता है, ये होता है इसके मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। एंड इट्स implies that business decision should seek to increase net present value of the इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। और इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होने वाला है फर्म का, जो हमारा बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड प्रॉफिट अर्न करने वाला है, इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करने वाला है, उसका आज के डेट में क्या वैल्यू है, ठीक है। इस चीज पे हमारा यहाँ पे मेन फोकस होता है। सो फॉर द मेजरिंग मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, फाइनेंस मैनेजर शुड फॉलो कैश फ्लो अप्रोच, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट है, ये मेन ऑब्जेक्ट होता है आज के डेट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव आज के डेट में क्या करता है बिजनेस में। तो ये बेसिकली क्या करता है फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग के बारे में ये काम करता है, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में वो बात करता है, फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसीजन वो लेता है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में वो बात करता है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में बात करता है कौन, हमारा फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव। तो ये सब कुछ रोल है, ठीक है, फंक्शंस है फाइनेंशियल फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। उसके बाद तो यही था आज के वीडियो में। हम लोग मेनली यहाँ पे क्या समझे, क्या हमारा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या यहाँ पे करना होता है। तो मेनली जो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये क्या था, फाइनेंस को मैनेज करने का बात था। फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द इफिशिएंट एक्विजिशन, वही चीज़ है, एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। एक्विजिशन कहने का मतलब हो गया फाइनेंसिंग, ठीक है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड डिसीजन। एलोकेशन कहने का मतलब हो गया कहाँ पे एलोकेट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, किस एसेट में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये मेनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है यही सब चीज़ से रिलेटेड है, यही सब चीज़ों से कंसर्न्ड है। इन मॉडर्न टाइम द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स बिसाइड्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड द थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजन एज वेल, नेमली इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। तो ये जो हमारा था, out of two objective, profit maximization and wealth maximization, in today's real world situation which is uncertain and multi period in nature, wealth maximization is a better objective,
ठीक है? तो ये सब कुछ आज के बारे में था, आज के वीडियो में था, ठीक है? जो हम लोग पढ़ें, जो हम लोग समझें। होप सबको अच्छे तरह से समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है? कोशिश किए समझाने का अच्छे तरह से, बाकी एक पीडीएफ हमारा जो ये ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं, उसको रीड करके थोड़ा-थोड़ा समझ में आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।